इस वीडियो में हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2019 में डीएलएड 2017 बैच के समय पूछा गया था उसका कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न है, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 31 मई 1857। दूसरा प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न संख्या 3 था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन नंबर 2 व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है चौरी चौरा कांड हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोरखपुर। पांचवा प्रश्न था फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस ने। छठा प्रश्न था धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर 1 दादा भाई नौरोजी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इसका उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितने मंडल में विभाजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 18 मंडल सही उत्तर है। नौवां प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर 3 मूंग इसका सही उत्तर है। 10वां प्रश्न था चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 ब्रिजभूमि की सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न था कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक सही उत्तर है। 12वां प्रश्न था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 13वां प्रश्न था जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 2 गौतम बुद्ध नगर सही उत्तर है। 14वां प्रश्न था भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय राजमार्ग 7 इसका सही उत्तर है। 15वां प्रश्न है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 2015 ईस्वी इसका सही उत्तर है। अब बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। 16वां प्रश्न था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। 17वां प्रश्न था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया था। उत्तर होगा 1920। दिनांक 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। 18वां प्रश्न था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर के रहेंगे, यह किसका कथन है। तो उत्तर होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। 19वां प्रश्न था होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट प्रमुख नेता थे होम रूल आंदोलन के। 20वां प्रश्न था भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो बम्बई से, जो कि वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 21वां प्रश्न था प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो 1951 में वर्ष 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। आपसे प्रश्न में कब लागू किया गया था, तो उत्तर हो जाएगा 1951 में। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। भारत में चांदी मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है। उत्तर होगा राजस्थान। 23वां सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के आगरा में। 23वें का आगरा उत्तर होगा। 24वां प्रश्न था उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा सारस। 25वां प्रश्न था विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा 16 सितंबर को। 26वां प्रश्न था आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रथम स्थान है आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उसके बाद से 27वां प्रश्न था सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया। तो RTI यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट वर्ष 2005 में लागू किया गया था भारतवर्ष में। 28वां प्रश्न था उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललितपुर। 29वां प्रश्न था भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। 30वां प्रश्न था लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, उन्हीं के अनुपात को लिंगानुपात के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपका लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। 31वां प्रश्न पूछा गया था 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के क्या कारण थे। तो इसमें बहुत से कारण थे, जिसमें से पहला था समय से पहले क्रांति का भड़क जाना। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 31 मई 1857 की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन उससे पहले ही चर्बी को लेकर के, जो कारतूस से चर्बी
खींचना था उसमें मंगल पांडे जी के द्वारा विद्रोह किया गया, यानी कि समय से पहले विद्रोह भड़क जाना प्रमुख कारण था इसकी असफलता का। इसके अलावा स्थानीय स्तर तक ही ये क्रांति भड़क पाई थी, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस क्रांति का व्यापक असर नहीं देखने को मिला था। साथ ही जो नेता लीड कर रहे थे उनमें भी बहुत कमी थी, एक तरीके से कोई प्रभावी नेता सामने नहीं था, जिसकी वजह से यह असफल रहा था। इसके अलावा लक्ष्य निर्धारित नहीं था, यानी कि सभी अपने अलग अलग लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे। जैसे कि अगर ये बोला जाए, नाना साहब जो थे वह अपनी पेंशन बंद किए जाने के विरोध में थे और इसी कारण वह ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे, यानी कि सभी अपने अलग अलग लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे। इसके अलावा जो साधारण व्यक्ति थे, यानी कि आम पब्लिक जो थी, वह भी इस संग्राम में बढ़ चढ़कर के भाग नहीं ली थी। साथ ही साथ सैनिक दुर्बलता भी प्रमुख कारण था इस संग्राम के असफल होने के लिए। बात करेंगे 32वें प्रश्न की, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सामाजिक सुधार हेतु आर्य समाज द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आर्य समाज की स्थापना दिनांक 10 अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में की गई थी। इनके द्वारा प्रमुख समाज सुधार कार्यों में निम्न था। पहला, जातीय भेदभाव की समाप्ति के लिए जाति भेदभाव निवारक संघ की स्थापना की गई थी। इसके अलावा वेश्यावृत्ति निवारण संबंधी कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पेश किए गए थे। इसके अलावा बहुविवाह, सती प्रथा आदि के विरोध में जनता को एकमत किया गया था इस आर्य समाज के द्वारा। इसके अलावा अहिंदुओं को हिंदू बनाना, छुआछूत का अंत करना, हिंदू धर्म में उनकी आस्था को दृढ़ करना, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बलि प्रथा आदि का विरोध करना, ये सभी कुछ प्रमुख समाज सुधारक कार्य थे जो कि आर्य समाज के द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए। दिनांक 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि सरकार के साथ सहयोग ना करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना, यानी कि जिस प्रकार से ब्रिटिश सरकार तनाशाह होती जा रही थी, उन्हीं के कार्यों का पूरी तरीके से भारतवासियों के द्वारा विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी जी। 34वां प्रश्न था, पंचशील से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दिनांक 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, उसी का पार्ट पंचशील बोला जाता है। यानी कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पंच मतलब 5 और सील यानी कि 5 एक तरीके से मेमोरेंडम पर साइन किया गया था, जिसको समझौता बोला जाता है। उसी की वजह से इसको पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इसके प्रमुख सिद्धांत निम्न थे। पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। दूसरा, अनाक्रमण या एक दूसरे देश पर आक्रमण ना करना। तीसरा क्या था? एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। चौथा, समानता एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के आधार पर संबंध स्थापित करना। और पांचवा था, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार करना। लेकिन 1962 की भारत और चाइना के बीच लड़ाई के बाद से इस सिद्धांत को असफल माना जाने लगा, क्योंकि इस सिद्धांत में पहले ये साइन किया गया था कि कोई भी लड़ाई नहीं होगी, लेकिन 1962 में चाइना के द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया गया था। 35वां प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। इसमें जो भी बड़े बड़े पहले देश थे उनको शामिल किया गया था। ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें 51 देश शामिल हुए थे जो कि सदस्य बने थे, और वर्ष 2007 तक इसमें कुल 192 देश जुड़ चुके थे। यानी कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था जहां पर सभी देशों के बीच आपस में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। और इसके प्रमुख अंग निम्न प्रकार से थे। पहला, महासभा। दूसरा, सुरक्षा परिषद। तीसरा, आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा, न्यास परिषद। और पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और छठवां था सचिवालय। अब सबके अलग अलग कार्य बांटे गए थे, जैसे कि अगर किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श करना है तो वो महासभा में विचार विमर्श होता था। ठीक है, सुरक्षा परिषद में ये होता था कि कोई भी देश अगर आपस में लड़ रहे हैं तो उनके बीच मनमुटाव को कम करना और उनकी आपस में सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इस विभाग को दी गई थी। तीसरा था आर्थिक और सामाजिक परिषद, यानी अर्थ की किसी देश को जरूरत होती थी किसी भी कारण से, तो वह इस विभाग के पास आता था वो सभी मुद्दे। ठीक है, चौथा था न्यास परिषद। और पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।
यहाँ पर अगर दो देशों के बीच में कोई मुद्दे को लेकर के अगर लड़ाई हो जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के बीच लड़ाई होती है तो आप देखते होंगे कि हाई कोर्ट, और वहाँ से अगर न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो इसका निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया जाता है। मौसम से आप क्या समझते हैं? तो अल्पकालीन समय के लिए वायुमंडल की दशाओं को मौसम कहा जाता है। इसका मतलब समझिए, आप देखेंगे कि सुबह अगर धूप निकली हुई है और शाम को होते होते अगर बारिश जैसे मौसम हो रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि मौसम खराब हो रहा है। यानी कि बहुत ही कम समय के लिए, अल्प समय के लिए जो वायुमंडल का व्यवहार होता है उसे ही मौसम बोला जाता है। और आपसे जनरली प्रश्न पूछा जाता है मौसम और जलवायु में अंतर, तो जो मौसम है वहीं जो घटक होते हैं वहीं जलवायु के भी घटक होते हैं। लेकिन जलवायु बस ये होता है कि जलवायु बहुत लंबे समय के लिए होता है। यानी कि आप देखेंगे कि मौसम प्रतिदिन अलग अलग हो सकता है, लेकिन जलवायु बहुत लंबे समय को कंबाइन करके उनका औसत क्या कुछ वायुमंडलीय व्यवहार रहता है उसको बोलते हैं। तो प्रश्न में आपसे मौसम के बारे में बोला गया था, यानी कि अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। 37वां प्रश्न था, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है? किसी भी बाहरी शक्ति के द्वारा, चाहे वह दैवीय हो या फिर मानवीय हो, उनके द्वारा पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति जो पैदा होती है उसी को ही पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप समझिए, वायुमंडल में जो विभिन्न गैसों का एक तरीके से प्रतिशत होता है, अगर किसी भी कारण की वजह से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में वह प्रतिशत बिगड़ जाता है, यानी कि वहाँ पर अन्य गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसको वायु प्रदूषण के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि जो पहले संतुलन था वह बिगड़ चुका है, यानी कि संतुलन असंतुलित होने की क्रिया ही पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। और ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि और प्रदूषण और नाभिकीय या फिर विकिरण प्रदूषण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर होता है? तो अभयारण्य जो होता है वह केवल पशुओं के लिए आरक्षित है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वह पूरे जंगली जीवन के लिए आरक्षित होता है। दूसरा अंतर ये होता है कि अभयारण्य में सीमाएं कानून द्वारा निर्धारित नहीं की जाती हैं, जबकि नेशनल पार्क की जो सीमाएं होती हैं वह कानून द्वारा बनाए होते हैं। अगला अंतर ये होता है कि अभयारण्यों में सीमित मानव गतिविधियों की अनुमति होती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य होता है? तो इनके निम्न उद्देश्य होते हैं। पहला, जीवन की रक्षा करना। दूसरा, फोटो मॉक ड्रिल। फिर जनमानस के मनोबल को बनाए रखना और उत्पादन को निरंतर बनाए रखना। इसके अलावा जो इनके प्रमुख कार्य होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला मूल कार्य, दूसरा शांतिकालीन कार्य और तीसरा नागरिक सुरक्षा सदस्यों के अन्य कार्य। ठीक है, मूल्य कार्य में इनका प्रमुख कार्य ये होता है कि नागरिक अभ्यास व प्रदर्शन, यानी कि नागरिकों को एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है अपनी सुरक्षा करने के लिए। नागरिकों का प्रशिक्षण और नागरिकों को नागरिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत यह स्पष्ट किया जाता है कि वह किस प्रकार से शत्रु से अपने जीवन व संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। ये मूल कार्य होता है। ठीक है, शांतिकालीन कार्य इसी प्रकार से बांटे गए हैं, और जो अन्य कार्य हैं उसमें वातावरण सुरक्षा प्रचार करना, सफाई अभियान करना, पल्स पोलियो अभियान चलाना, प्रदूषण मुक्ति अभियान, ये सभी कुछ प्रमुख कार्य होते हैं नागरिक सुरक्षा संगठन के। बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की तरफ, वनों से हमें क्या क्या लाभ होता है? तो वनों से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, जैसे कि जो बारिश होता है वह बहुत हद तक वनों पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वन होंगे तो मृदा का जो अपर्दन होता है, यानी कि मिट्टी का जो कटाव होता है बाढ़ की वजह से, वह धीरे धीरे कम होता जाता है, और मिट्टी जो वन होते हैं उनके पेड़ के जो जड़ें होती हैं उनको पकड़े रहती है। ठीक है, इसके अलावा जंगली जीवों को रहने के लिए घर प्राप्त हो जाता है, और जो छोटे तबके के लोग हैं उनको भोजन बनाने के लिए एक तरीके से ईंधन की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कुछ प्रमुख लाभ होते हैं वनों के। दोस्तों, यहाँ पर आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर के अन्य प्रश्न पत्र के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।